कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और मनमोहक प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके वास्तुशिल्प के विरासत भी अतुल्य है, जो खूबसूरती से इसके अतीत को प्रतिबिंबित करती है। झारखंड की वास्तुकला इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसने सदियों से इस राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड की वास्तुकला के दिलचस्प इतिहास और वर्तमान से रूबरू करवाएंगे। झारखंड के ऐतिहासिक महत्व की शानदार इमारतों से लेकर इसके समकालीन वास्तुकला, इसकी समृद्ध इतिहास विविध परंपराओं और विकास की निरंतर प्रक्रिया का प्रमाण देती हैं। झारखंड में पाए गए शुरुआती वास्तुकला के अवशेष मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उनमें सादगी, व्यवहारिकता और स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों के उपयोग की विशेषता दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे झारखंड में विभिन्न राजवंशों का शासन आता चला गया, वैसे वैसे यहाँ की स्थापत्य शैली विकसित होती चली गई, जिसके फलस्वरूप यहाँ की शुरुआती वास्तुकला नए शासकों द्वारा लाए गए उनके स्वदेशी डिज़ाइनों के साथ मिलकर एक नए रूप में उभरने लगे। उदाहरण के लिए मध्यकालीन युग के समय जब झारखंड में मुगलों का प्रभाव था, तब उनकी जटिल नक्काशी, प्रतीकात्मक मेहराब तथा गुंबदों से सजी वास्तुकला उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न मस्जिदों, मकबरों और किलों के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वहीं औपनिवेशिक काल में जब झारखंड में अंग्रेजों का शासन था, तब यहाँ की स्थापत्य शैली में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें बड़े बरामदे, ऊंची छतें और भव्य स्तंभ जैसे यूरोपीय तत्व को शामिल किया गया, जो कि उस समय के बने सार्वजनिक भवनों, आवासों और चर्चों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रयाग के इधर यानी संगम के इधर के लोगों को असुर कहा जाता था। अब असुर बहुत बृहद शब्द है, फिर भी उनकी जो हट्स हैं वे जो बनाते थे वे रहते थे जंगलों में। जंगलों में रहने का कारण है कि अपनी सुरक्षा के लिए पहले कंदराए, जब उनकी सभ्यता का विकास हुआ, जब उनमें ज्ञान आए तो वे हट्स बनाने लगे। और वो हट्स छोटा नहीं बल्कि उस समय का हट्स ईंटों के बनी होती थी। वह ईंटें की साइज कुछ बड़ी होती थी और कुछ छोटी होती थी। वह ईंटें कच्चे ईंटें की बनी होती थी। बहुत से उदाहरण आज भी नेतरहाट इलाके में देखने मिलता है। लेकिन यदि हम संथाल परगना की ओर जाएं, यदि सिंहभूम की ओर जाएं, तो सबकी अलग अलग जो जनजातियां हैं उनकी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है और उनके जो घर बनाने की जो तरीका है वह अलग अलग है। जहाँ तक झारखंड का प्रश्न है, या झारखंड का क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काबिलियों का आवास था। काबिलियों की रहन सहन की पद्धति अलग थी, शासन व्यवस्था अलग था और उसी अनुरूप वे लोग अलग अलग अपने आवास बनाते थे। इसी क्रम में यदि हम झारखंड में छोटानागपुर की बात करें तो नागवंशियों की बात करते हैं पहली शताब्दी से लेकर, फिर यहाँ उनकी जो अलग अलग राजधानियाँ उनकी बात करते हैं। सबसे पहले पिठोरिया, उसके बाद यहाँ पर पिठोरिया के बाद रांची, रांची के बाद फिर खुखरा, खुखरा के बाद फिर हम लोग करते हैं तो डोईसा, डोईसा के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर पालकोट और पालकोट के बाद फिर रातू। यहाँ के लोगों की जो आवासीय व्यवस्था है वह जनता के अनुरूप अपने घर को पक्का नहीं बनाया किसी ने, राजा ने। तो राजा का मतलब था परगनाइत, परगनाइत का मतलब था जनता के सामान्य रूप से रहने वाले, उससे अलग नहीं रहना।
तो इसीलिए आज भी देखते हैं जो भी नागवंशी राजा है, यदि पक्का घर है तो उसके घर के ऊपर खपड़ा आज भी डाली जाती है, या उनकी परंपरागत संस्कार चली आ रही है। झारखंड के विभिन्न शासक, राजवंशों और अंग्रेजों ने यहाँ के वास्तुशिल्प को नया नया रूप और कलेवर दिया है, जिससे झारखंड के वास्तुकला में बहुत ही बेहतर ढंग से अपने अंदर अवशोषित कर प्रतिबिंबित किया है। लेकिन अगर बात करें यहाँ के प्राचीन जनजातीय वास्तुकला की, तो इससे यहाँ के जनजातीय घर अखड़ा और माझी में देखा जा सकता है, जो कि मिट्टी और बाँस जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जाती हैं। इनके वास्तुकला बहुत ही सादगीपूर्ण, जीवंत तथा प्रकृति के अनुरूप होते हैं। झारखंड की जनजातियों का यहाँ की वास्तुकला पर गहरा प्रभाव रहा है, इसलिए यहाँ की जनजातीय वास्तुकला में प्रकृति के साथ गहरे सहजीवन और पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान दिखता है। झारखंड में जनजातीय वास्तुकला की एक खास विशेषता होती है। यहाँ बांस, लकड़ी, मिट्टी और पुआल जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके टिकाऊ, सुरक्षित और खराब जलवायु को झेलने योग्य घर बनाया जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के संथाल, मुंडा, हो, उरांव और खरिया जैसे असंख्य जनजातियों का घर आज भी जनजातीय वास्तुकला के अनुरूप ही बनाया जाता है। यहाँ के घरों में आम तौर पर मिट्टी की दीवार बनाई जाती है, क्योंकि मिट्टी गर्मियों के दौरान अंदरूनी हिस्से को ठंडा और सर्दियों के दौरान गर्म रखती है। वहीं इन घरों में छत ढलान वाली होती है, जो कि फूस से बनी होती है। इन फूस के छतों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बारिश के पानी और स्थानीय जलवायु से आसानी से निपट ले। यहाँ के जनजातियों के घर को कच्चा घर के नाम से जाना जाता है, जो कि वास्तुकला प्रतिभा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इनके घर के अतिरिक्त जनजातीय वास्तुकला अखड़ा और माझी थान जैसे सामुदायिक संरचनाओं में भी प्रतिबिंबित होती है। अखड़ा एक सामुदायिक बैठक स्थल है, जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियां भी की जाती हैं, जबकि माझी थान एक धार्मिक स्थान है, जहां आदिवासी देवता का निवास होता है। ये संरचनाएं सामूहिक रूप से झारखंड की जनजातियों की सरल लेकिन परिष्कृत वास्तुशिल्प प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो कि पारिस्थितिक संतुलन और उसके टिकाऊ जीवन की गहरी समझ को रेखांकित करती है। झारखंड की संस्कृति और सभ्यता बिना आदिवासियों के संभव नहीं। जब तक यहाँ की जनजातियों को इंक्लूड नहीं किया जाए, तब तक यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं समझा जा सकता है। इसलिए परंपरागत रूप से रहने वाले झारखंड के जनजातियों की जो आवासीय व्यवस्था थी, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो रहन सहन थी बहुत सीधापन, बहुत सरलता और प्रकृति के साथ, प्रकृति की आबोहवा, प्राकृतिक जैसा ही उनका व्यवहार और उनका रहन सहन था। इसीलिए उनके जो भवनें बनते थे वह प्रकृति के अनुरूप बनता था। यानी एक भवन में 3 कमरा, 1 बरामदा और पीछे एक बैल रखने की जगह होती थी। फलस्वरूप उसकी लिपाई पोताई, पहले तो लोग घास फूस के बनाते थे। एक नई संस्कृति बहुत प्राचीन काल से आ रही है, वह मिट्टी का जो खपड़ा था उसके बनाने में बड़ा निपुण थे यहाँ के लोग। वे लोग अपने से भी पीट के बनाते थे, और इस तरह से यहाँ के कुछ जो आदिवासी हैं वे अपने घर में खपड़ा के साथ साथ फूस का प्रयोग करते थे। फूसों के अलावे जो उनकी व्यवस्था थी वह आदिवासी की संस्कृति और कला, बिना संस्कृति और कला का, बिना नाच गान का संभव ही नहीं था। इसीलिए वे लगातार हर गांव में एक जत्रा लगाया जाता था। जत्रा का उद्देश्य था आपस में मिलजुल के सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और एक दूसरे की जो गांव में जो लड़कियां रहती हैं वे एक दूसरे से पहचान करना। इसी के लिए एक आखड़ा के निर्माण किया जाता था संस्कृति कार्यक्रम के लिए। मुंडा, उरांव, बिरहोर और खड़िया, इन लोगों का अलग अलग तरह की जो नक्काशी होती है घर में, जो पोता जाता है घर में, पोतने के बाद जो नक्काशी की जाती है झाड़ियों में, वो अलग होती है। किसी का किसी से नहीं जुटता है। यह उनकी एक परंपरागत चली आ रही व्यवस्था है, जो आज भी है। गांव के मिट्टी के घर में वे लेप लगाकर दूधी मिट्टी से या फिर
लाल मिट्टी से उसको पोता जाता है और फिर उसमें जो चावल होता है अरवा चावल को मिलाकर उसको पेंट करके उसको सजग बनाया जाता है। एकदम लगता है जागरूक है। झारखंड कई मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों का भी राज्य है, जिनमें से प्रत्येक इमारत एक अद्वितीय स्थापत्य शैली का प्रदर्शन करता है। इन धार्मिक स्थलों में से एक है रांची का जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की याद दिलाता है। वहीं दुमका जिले में मलूटी मंदिर 72 प्राचीन टेराकोटा मंदिरों का एक समूह है, जो अपनी जटिल नक्काशी और उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। राज्य में कई सूफी मंदिर, मजार और चर्च भी हैं, जो औपनिवेशिक, मध्यकालीन और स्वदेशी स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाते हैं। धर्म ने झारखंड की वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यहाँ के विभिन्न धार्मिक समुदायों ने राज्य में निर्मित धार्मिक इमारतों पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। झारखंड में प्रमुख रूप से अभ्यास किए जाने वाले हिंदू धर्म ने यहाँ की वास्तुकला को विशेष रूप से प्रभावित किया है, जिसका असर राज्य भर में फैले कई मंदिरों में साफ तौर पर देखा जाता है। आकार और स्थापत्य शैली में भिन्न ये सभी मंदिर पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला का सार प्रस्तुत करते हैं। रांची के पास बुंडू में स्थित सूर्य मंदिर का आकार जटिल नक्काशीदार पहियों वाले एक विशाल रथ जैसा है। यह हिंदू परंपराओं में निहित जटिल शिल्प कौशल और गहरे प्रतीकवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं राज्य के एक अन्य प्रमुख धर्म जैन धर्म ने भी यहाँ की स्थापत्य शैली में योगदान दिया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में जैन धर्मावलंबियों का एक धार्मिक स्थल है, जिसे पारसनाथ हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसे जैनियों का सबसे पवित्र जैन तीर्थ स्थलों के रूप में माना जाता है। इन हिल्स पर विशिष्ट जैन स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करने वाले कई मंदिर हैं, जो कि अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान मिशनरियों द्वारा झारखंड में लाई गई ईसाई धर्म ने भी एक अलग स्थापत्य शैली की शुरुआत की थी। उनकी अवधि के दौरान रांची में बना GEL और सेंट मेरी चर्च गॉथिक और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण को प्रदर्शित करता है, जो झारखंड की औपनिवेशिक अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मंदिर और चर्च के अलावा झारखंड में कई मस्जिदें भी हैं, जिनका निर्माण मुगल स्थापत्य शैली के अनुसार किया गया है। इन मस्जिदों की वास्तुकला में इस्लाम के प्रभाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। धनबाद का महान मस्जिद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कि गुंबद मीनार से अलंकृत इस्लामी वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। झारखंड का क्षेत्र प्राचीन काल से ही स्थापत्य शैली के लिए बड़ा विख्यात है। इसका सबसे पहला उदाहरण यदि हम देखें स्थापत्य शैली में, तो सबसे पहले भंडरा के पास 5वीं सदी में बने हुए मंदिर मिलेंगे। और उस समय शिव कल्ट की बात आती है, तो शिव चूँकि दाढ़ी वाले शिव थे, पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, तो बुद्ध के बाद मूर्ति पूजा शुरू हुई, तो सबसे पहले शिव की पूजा आरंभ हुआ। तो शिव का जो आकृति बनाई गई वह मनुष्य जैसा बनाया गया, यानी दाढ़ी रखा हुआ, टीका लगाया हुआ, मोछ रखा हुआ, इस तरह से शिव का आकृति बनी। और उस आकृति को बचाने के लिए नए नए स्लिप पत्थर का, उसमें किसी तरह का आर्किटेक्ट नहीं थी, बल्कि साधारण पत्थरों का ऊपर से रखा गया, नीचे 4 पत्थर, ऊपर 4 पत्थर। इस तरह से मंदिर की निर्माण उस काल में 6ठी शताब्दी तक इसी तरह के रहे। बाद में झारखंड में छोटे छोटे मंदिर बनने लगे। वह मंदिर की आकृति 2 तरह से थी। एक तो पश्चिम की जो पर्शिया की जो कला था वह दिखती है, और दूसरा उड़ीसा कल्ट। उड़ीसा कल्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ डोईसागढ़। डोईसागढ़ में जो नवरत्नगढ़ है, नवरत्नगढ़ में जो मंदिरें हैं वह सभी उड़ीसा कल्ट पर बनी हुई है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग दुमका में देखते हैं, दुमका में बहुत सारा मंदिर है, तो वह मंदिर भी उसी कल्ट में बनी हुई, बंगाल कल्ट, बंगाल आर्किटेक्ट कहते हैं उसको। वह जो अलग अलग मंदिर बने हुए हैं बंगाल आर्किटेक्ट है। शेरशाह ने जब बंगाल की ओर आक्रमण किए जा रहा था, तो पिठोरिया में रुकने के समय एक अलग से मस्जिद बनवाया था। इसी तरह हम लोग आगे जाते हैं, जो बंगाल का गेट कहा जाता है,
झारखंड व हम लोग जो दुमका का क्षेत्र है, जंगल महल जिसको कहा जाता है, वह बंगाल का गेट कहा जाता था। और वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियाँ में जो आर्किटेक्ट बने हैं, जो मस्जिद बने हैं। दूसरी तरफ हम नज़दीक में देखें पलामू किला, पलामू किला में हम लोग देखते हैं कि अकबर के समय में मानसी ने आक्रमण किया था और मानसी आकर अकबर के यहाँ पलामू किला में रहा और मुग़लों की सेना आई थी, इसलिए वहाँ पर मस्जिद बना है। और उस समय जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो पलामू किला पर मस्जिद बनी और मस्जिद के गूंज से पूरे पलामू की अजान से जागृत हो गई थी। वहाँ पर बरेवा छोटा सा गाँव जगह है, वहाँ भी मुग़ल सेना रुकी थी। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर मुग़लों की मस्जिद बनी। इस मस्जिद के बाद जो मस्जिद की कला बनी, उसमें 3 कलाएँ सम्मिश्रित थी, ईरानियन कला, पर्शियन कला और भारतीय आर्ट, तीनों का सम्मिश्रण है। और इस तीनों के सम्मिश्रण से एक नई आकृति बनी। फलस्वरूप पूरे बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र इन तीनों कला का सम्मिश्रण है। फलस्वरूप मुग़लों के बाद, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल में जब मीर कासिम का शासन शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने एक नई व्यवस्था दी। फलस्वरूप सिराजुद्दौला के बाद बंगाल में एक नई व्यवस्था शुरू हुई। चूँकि जहांगीर के समय ही अंग्रेज आ गए थे और टैक्स लेने की व्यवस्था की थी। फलस्वरूप प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने एक नई व्यवस्था शुरू की और नई व्यवस्था के फलस्वरूप वे ईसाई धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने अपने धर्म के अनुसार एक बहुत से चर्चों की स्थापना की। कलकत्ता में चर्च स्थापित की गई, सबसे पहले देखते हैं केरल में स्थापित की गई, इसके बाद कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता के बाद हम देखते हैं कि झारखंड के क्षेत्र में भी कई स्थानों में चर्च स्थापित हुई। और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले गोस्लर चर्च रांची में, जो 4 गो कैथोलिक लोग आए थे, रोमन मिशन के लोग थे, वे चर्च स्थापित किए। चर्च की कला, यहाँ पर वास्तुकला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मुग़लों द्वारा बनाई गई मस्जिदें, मुग़लों द्वारा बनाए गए बहुत से मकबरा, मुग़लों द्वारा बनाए गए बहुत से भवन जो झारखंड के लोगों ने बनाया। फिर उससे ठीक अलग मुग़लों का बहुत से ऐसे भी मस्जिद हैं जिसकी जो मेहराबें हैं, नक्काशी हैं, वो भारतीय शैली और पर्शियन शैली दोनों का सम्मिश्रण है। यह उदाहरण पिठोरिया में देख सकते हैं, यह उदाहरण हम दुमका में देख सकते हैं, यह उदाहरण पलामू में देख सकते हैं। झारखंड में कुछ सार्वजनिक भवन भी है जिनका निर्माण आज़ादी के 1-2 दशक के बाद ही हो गया था, जिस वजह से उन पे औपनिवेशिक वास्तुकला का खासा प्रभाव रहा है। वहीं झारखंड में कुछ नवनिर्मित भवन हैं जिसे झारखंड के पहचान को अलंकृत करते हुए जनजातीय वास्तुकला या फिर आधुनिक वास्तुकला के अनुरूप बनाया गया है। झारखंड में सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय और पुस्तकालय जैसे कई सार्वजनिक भवन हैं जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला, आधुनिक डिजाइन अथवा जनजातीय वास्तुकला के अनुरूप बनाया गया है। इनके अलावा कुछ भवन ऐसे भी हैं जिनके निर्माण में एक से अधिक स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया है। राजधानी रांची में स्थित राज्य पुस्तकालय का निर्माण 1953 में किया गया था। इस भवन को औपनिवेशिक काल की वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। वहीं राज्य के आदिवासी संग्रहालय को एक पारंपरिक आदिवासी झोपड़ी जैसे डिजाइन में बनाया गया है। इसमें आदिवासी कलाकृतियों और भित्ति चित्रों को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया गया है, जो कि जनजातीय वास्तुकला का उदाहरण है। इसके अलावा राज्य में नवनिर्मित विधानसभा भवन भारतीय वास्तुकला और समकालीन वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसमें पर्यावरण, भौतिक सुविधाएं और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो इसे भारत की कुछ पर्यावरण अनुकूल उम्दा इमारतों में से एक बनाता है। जहाँ तक अंग्रेज़ों के स्थापत्य शैली की बात है, भारत में आने के बाद वे अपने अनुसार पश्चिम एशिया के, पश्चिमी यूरोप के अनुरूप वे एक नई आर्किटेक्ट लेकर आए, स्थापत्य कला लेकर आए और पश्चिमी यूरोप के जैसा ही यहाँ भी महलें बनाए। उदाहरण के लिए हम लोग रांची को देखते हैं, कमिश्नर हाउस, वह अंग्रेज़ों को बना हुआ आज भी है
और इसी तरह अंग्रेजों के बहुत से भवन हैं। तो उदाहरण के लिए आपको बताए कमिश्नरी हाउस, इसी तरह आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के समय में जो चर्च बना उसके आसपास रहने के लिए जो भवन बना वो अंग्रेज़ों की देन है, उसका स्थापित करा उसी तरह का। फिर हम लोग जाएंगे यदि साहेबगंज जाएँ वहाँ भी देखेंगे किसी तरह के भवन हैं। तो जहाँ भी अंग्रेज रहे, जो लॉर्ड्स रहा, जो कमिश्नर रहा, जिसे डाल्टन रहा, उसी तरह से जो कमिश्नर रहा वह अपने सुविधा के लिए अलग अलग स्थानों पर नई व्यवस्था, जिसमें भारतीय स्थापत्य कला और पश्चिमी स्थापत्य कला के सम्मिश्रण से, चूँकि बनाने वाले भारतीय थे और एक आध दो कारीगर को लाया जाता था, फलस्वरूप दोनों के सम्मिश्रण से भवन बनते थे, जिसमें एक अलग स्टाइल, एक अलग डिजाइन और अलग स्थापत्य कला बनता था। समय के साथ झारखंड ने भी अब दूसरे क्षेत्रों की तरह ही आधुनिक वास्तुकला को दिल से अपना लिया है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के शहरी क्षेत्र में अब आधुनिक वास्तुकला के तहत गगनचुंबी अपार्टमेंट, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि बनाए जा रहे हैं, जो कि हर सुख सुविधा, आधुनिक उपकरण और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इन इमारतों को बनाने में जहां आधुनिकता का ख्याल रखा जाता है, वहीं पारंपरिक स्थापत्य शैली का भी ध्यान रखा जाता है। आज के समय में झारखंड अपने वास्तुकला में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देख रहा है। जैसे जैसे राज्य आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी वास्तुकला भी विकसित होती चली जा रही है, जो कि पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र और आधुनिक वास्तु डिजाइन का एक बेजोड़ मिश्रण प्रदर्शित करता है। खासतौर पर आवासीय वास्तुकला के क्षेत्र में झारखंड के प्रमुख शहर जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद आदि में नियोजित टाउनशिप और उच्च मंजिला अपार्टमेंटों के उदय को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आधुनिक सुविधाओं और आधुनिक डिजाइनों की विशेषता वाली ये संरचनाएं खुद में स्थानीय वास्तुकला के तत्वों को भी शामिल रखती है, जो कि मजबूत ढंग से परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ती है। आवासीय भवनों के अलावा राज्य के संस्थागत भवन जैसे अस्पताल, महाविद्यालय आदि के वास्तुकला में भी कई परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होने के साथ साथ ये इमारतें अध्ययन और उपचार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रांची का सदर अस्पताल और भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि इसके जीवंत उदाहरण हैं। अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में जो बिल्डिंग का डिज़ाइंस हो रहा है वो काफ़ी मॉडर्नाइज तरीके से हो रहा है, जिसमें कि हवा पानी का ध्यान पूरी अच्छे तरह से रखा जाता है। हम लोग का जो झारखंड क्षेत्र जो है वो सेस्मिक 3 जोन में आता है अर्थक्वेक के मामले में, और जो हमारी बिल्डिंग की डिज़ाइन होती है वो सेस्मिक 2 पे होती है, जिसके कारण कि बिल्डिंग का मजबूती को ध्यान में रखा जाता है। और डिज़ाइन जो है समय के हिसाब से बदलता जा रहा है और अभी हम लोग नए मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन करवाते हैं और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है। आधुनिकीकरण के इस लहर के बावजूद भी यहाँ के वास्तुकार और योजनाकार झारखंड की वास्तुकला विरासत को संरक्षित करने के प्रति सचेत है, क्योंकि आज भी आधुनिक संरचनाओं को स्थानीय पर्यावरण और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि झारखंड की अद्वितीय वास्तुकला की पहचान युगों युगों तक बरकरार रहेगी। झारखंड के विभिन्न वास्तुकला पर आधारित हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत।